गुड मॉर्निंग दोस्तों। करेक्ट स्टडी पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, जो कि जीवन का एक अभिन्न अंग है। चलिए, बातें तो हम आपसे करते ही रहेंगे, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टीआरएनए। इससे पहले हमने एमआरएनए के बारे में जाना था, तो चलिए देखते हैं टीआरएनए के बारे में। देखिए, टीआरएनए को ऐसे हम लोग ट्रांसफर आरएनए के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं टीआरएनए। देखिए, टीआरएनए जो होता है वो स्मॉलेस्ट आरएनए है। स्मॉलेस्ट आरएनए मतलब कि सबसे छोटा आरएनए, मतलब जो तीनों टाइप इसके दिखते हैं, एम टी एंड आर आरएनए, इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो टीआरएनए होता है। एंड टोटल आरएनए का ये 10 to 15% पार्ट रहता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 25,000 to 40,000 डाल्टन, मीन्स 25,000 से लेकर 40,000 डाल्टन इसका आणविक भार होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। सॉल्युबल आरएनए है। इसको सॉल्युबल आरएनए क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन 1 मोल NaCl सॉल्यूशन। 1 मोल NaCl सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल हो जाता है, मीन्स विलयन बना लेता है, घुल जाता है, इसलिए इसको हम सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। एडाप्टर आरएनए भी बोला जाता है। एडाप्टर आरएनए क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कैरियर होता है फॉर अमीनो एसिड इन द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें अमीनो एसिड के कैरियर का काम करता है, इसलिए इसको एडाप्टर आरएनए भी बोला जाता है। आगे इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के नंबर्स होते हैं 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन टीआरएनए। टीआरएनए में लगभग 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। और टीआरएनए जो होता है दे आर ऑफ 20 टाइप्स। ये 20 प्रकार का पाया जाता है। क्यों 20 प्रकार का होता है? क्योंकि आप जानते होंगे कि अमीनो एसिड भी हमारे 20 टाइप के हैं, और 20 टाइप के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, उनको कोड करने के लिए ये 20 टाइप्स का टीआरएनए पाया जाता है। टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंड, ये होता तो सिंगल स्ट्रैंड वाला है। आरएनए सब सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं, बट फाइंड इन मेनी फोल्डिंग, इसमें बहुत सारे फोल्डिंग्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मोड पाए जाते हैं, इसलिए इट लुक्स लाइक द डुअल स्ट्रैंड। ये डुअल स्ट्रैंड की तरह दिखता है, मतलब कि जैसा डीएनए को आपने देखा था उस तरह का दिखता है। अब जैसे यही देख लीजिए, ऐसे ऐसे फोल्ड हुआ, ये यही है टीआरएनए। ये ऐसे गया, फिर यहाँ फोल्ड हुआ, फिर यहाँ फोल्ड हो गया। फोल्ड होने की वजह से ये अलग अलग डुअल स्ट्रैंड के दिखाई देने लगते हैं। बट रियल में क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ 3 प्राइम है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, डुअल स्ट्रैंड नहीं है। अब देखिए, जो टीआरएनए हमारा होता है इस पे कुछ अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेसिस लगे हुए होते हैं, जिनको हम असामान्य क्षार हिंदी में बोलते हैं। इन अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेसिस में आपके स्यूडोयूरेसिल, आइनोसिन एंड डाइहाइड्रोयूरिडीन, ये 3 असामान्य क्षार पाए जाते हैं। और ये टीआरएनए को समझने के लिए जो मॉडल प्रेजेंट किया गया वो किया गया क्लोवर लीफ मॉडल। सबसे फेमस मॉडल है क्लोवर लीफ मॉडल, और इसको दिया था रॉबर्ट हॉली ने इन 1963। 1963 में रॉबर्ट हॉली द्वारा क्लोवर लीफ मॉडल दिया गया ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल दिया गया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्लोवर लीफ मॉडल है क्या। ये देखिए, जो सामने आपके डायग्राम शो किया जा रहा है, यही है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ रॉबर्ट हॉली। रॉबर्ट हॉली ने 1963 में जो क्लोवर लीफ मॉडल दिया था, उन्होंने यही स्ट्रक्चर दिया था, यही संरचना दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दोनों आपको दिख रहे हैं आरएनए के, इसको हम टीआरएनए बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्राइम एंड पे आपका एक लेटर लिखा हुआ है जी, जिसका नाम है, जिसका मतलब है ग्वानोसिन। ये बेस लगा हुआ होता है यहाँ पे। और जो अगला हमारा एंडिंग पॉइंट है मीन्स 3 प्राइम एंड, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ होता है,
जो कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप है और बीच बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग्स होती है, दोनों आर्म के बीच में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग मिलेगी आपको। अभी हम आपको बता रहे हैं किस तरह से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। और उस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के साथ साथ यहाँ पे कुछ बेसेज भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ जो 3 प्राइम एंड की तरफ बेस रहता है वो होता है ACC। जैसे आपने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस के बारे में, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, बस वही चीज है, एडेनिन और साइटोसिन लगे हुए यहाँ पे। और फिर ये जो आपका 5 प्राइम है इसकी तरफ भी बेसिस लगे हुए होते हैं। तो इन बेसिस के बीच एक बॉन्ड लग जाता है, बन जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, तो इस तरह से सब में मतलब जितने भी आर्म्स इसके हैं ये सब जगह हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से ये एक दूसरे से अट्रैक्ट रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। और यहाँ पे बेसिस लगे हुए मिलेंगे आपको, इसको हम बोलते हैं स्टेम। और ये जो नॉन कोडिंग रीजन होता है इस पे हम बोलते हैं इसको लूप या आर्म। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। ये फर्स्ट लूप हमारा होता है 3 प्राइम एंड, फर्स्ट लूप या फर्स्ट आर्म होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि OH एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH फंक्शनल ग्रुप है जो कि 3 प्राइम एंड की तरफ जुड़ा हुआ है और 3 प्राइम एंड से बेसिस लगे हुए हैं ACC। ये हमारा फर्स्ट आर्म या लूप है जहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ इसका जो वर्क होता है ये एक्टिवेट करता है अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड जो एक्टिवेट रहते हैं उसके लिए ये अटैचमेंट साइट का वर्क करता है। मतलब कि अमीनो एसिड आके इसी साइड से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? फर्स्ट लूप से या फर्स्ट आर्म से आके जुड़ेंगे। और बीच बीच में यहाँ पे आप हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी देखेंगे। मतलब जो बेसिस हैं, जो बेसिस दोनों आर्म से लगे हुए हैं जो बेसिस दोनों आर्म पे लगे हुए हैं उनमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे सेकेंड लूप या सेकेंड आर्म की तरफ। तो ये जो सेकेंड आर्म आपको दिखेगा ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। मतलब कि यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करता है। बट कैसे बाइंड करेगा? बाइंड करने के लिए इट इज अटैच्ड विथ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। मतलब कि ये जो यूनिट है हमारा ये लार्जर सब यूनिट के साथ अटैच होगा। आप जानते हैं कि राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर और दूसरा स्मॉलेस्ट। अब जैसे देखिए ये हमारा राइबोसोम है सपोज दैट, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये बड़ी वाली जो सब यूनिट है इसको हम लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट है। तो हमारा जो tRNA जुड़ेगा वो लार्जर सब यूनिट से जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा आके, मतलब इस तरह से ऐसे ये tRNA हमारा आके लार्जर सब यूनिट से जुड़ जाएगा इस तरह से। इसके साथ सेकेंड लूप या सेकेंड आर्म पे हमारे आप देख रहे हैं कि कुछ बेसिस पाए जाते हैं। कुछ नाइट्रोजनस बेस हैं, जैसे TSI लिखा हुआ है। तो C फॉर साइटोसिन, T फॉर थायमिन, जिन्हें आप जानते ही हैं, परिचित ही हैं। और साई का जो साइन है वो शो करता है स्यूडो यूरेसिल को। आपको अभी बताया गया था कुछ टाइम पहले कि जो स्यूडो यूरेसिल है वो हमारा मॉडिफाइड बेस है जिसे हम असामान्य क्षार बोलते हैं। तो ये भी वहां पे लगा रहता है। इसके बाद अगले आर्म की तरफ हम चलेंगे तो इसका कोई वर्क नहीं पता है, इसलिए इसको हम वेरिएबल आर्म बोलते हैं। मतलब कि कोई भी इसका काम नहीं पता है। इसको वेस्टिजियल, जैसे आपके शरीर में, आपकी बॉडी में भी कुछ ऑर्गन्स वेस्टिजियल होते हैं, सपोज दैट अपेंडिक्स, सेम ऐसे ये आर्म जो होता है इसका भी कोई मतलब नहीं है, कोई वर्क नहीं पता है, इसलिए इसको हम
वेरिएबल आर्म बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्म जो हमारा है, जो थर्ड लूप है, यहाँ पे जो मॉडिफाइड बेस होता है वो आइनोसिन होता है। आपको बताया गया था स्यूडोयूरेसिल, आइनोसिन और डाइहाइड्रोयूरिडिन ये अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेस होते हैं और ये सभी लूप से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए जो थर्ड लूप हमारा है, यहाँ पे आइनोसिन मॉडिफाइड बेस होगा। साथ ही इस आर्म को हम एंटीकोडान लूप या एंटीकोडान आर्म बोलते हैं। और इसका वर्क क्या होता है, ये आइडेंटिफाई द कोडन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एंड अटैच्ड अकॉर्डिंग विथ अमीनो एसिड ऑन 3 प्राइम एंड। ओके, मतलब ये एंटीकोडान आर्म क्या करता है कि ये कोडान को आइडेंटिफाई करता है जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट रहता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये एमआरएनए है और इसी एमआरएनए पे कोडान प्रेजेंट है, हमारा इनिशिएशन कोडान जिसे हम AUG बोलते हैं। इसको क्या किया कि टीआरएनए का ये लूप जाकर आइडेंटिफाई किया और समझ गया कि इनिशिएशन कोडान यहाँ पे है। तो इसने क्या किया कि इसका एंटीकोडान वहां पे डेवलप किया और उसी से अटैच हो गया, मतलब कि अकॉर्डिंग विथ अमीनो एसिड ऑन 3 प्राइम एंड। देखिए जैसे आप पढ़े होंगे, आप DNA के बारे में जान ही रहे हैं कि उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस होते हैं। तो अब वहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे AG और TC, वहां पे थायमीन था, बट यहाँ पे थायमीन की जगह हमारा यूरेसिल आ जाता है, UC आ जाता है। ठीक, तो यहाँ वहां पे जो जुड़ता था A जुड़ता था, फिर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड T जुड़ता था और G फिर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड C जुड़ता था। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे थायमीन की जगह यूरेसिल हमारा जुड़ेगा। तो A डुअल बॉन्ड U, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ा हुआ है, A के साथ U, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ ही रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, बस थायमीन की जगह यूरेसिल हमारा हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अब जैसे यूरेसिल है तो इसके साथ एडेनिन जुड़ गया, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्वानिन है उसके साथ साइटोसिन जुड़ गया। तो इस तरह से ये एंटीकोडान डेवलप करता है और एंटीकोडान को अटैच करता है। इसके बाद फोर्थ हमारा जो है ये है डी लूप, या इसी को हम इस पे जो बेस लगा हुआ होता है वो डाइहाइड्रोयूरिडिन लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये जो डाइहाइड्रोयूरिडिन है ये भी एक प्रकार का मॉडिफाइड या अनयूजुअल बेस है। और यहाँ पे इसके साथ साथ अमीनो एसिड सिंथेटिक बाइंडिंग साइड इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइम यहाँ पे अटैच हुआ होता है। और इसका वर्क क्या होता है, रिकॉग्नाइज द अमीनो एसिड एंड एक्टिवेट दैट, ये उसको रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट करता है अमीनो एसिड को, फिर अमीनो एसिड आके यहाँ पे जुड़ जाता है। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड से अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है ये लूप, और ये उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। ओके, बस यही इतना था आपका क्लोवर लीफ मॉडल जो कि रॉबर्ट हॉली ने 1963 में दिया था। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए टीआरएनए क्या होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए, और इसमें टोटल आरएनए का 10 to 15% पार्ट होता है, और मॉलिक्यूलर वेट इसका जो होता है 25,000 to 40,000 डाल्टन होता है। सॉल्युबल होता है, इसको सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन 1 मोल NaCl सॉल्यूशन। एडाप्टर आरएनए बोलते हैं क्योंकि कैरियर फॉर अमीनो एसिड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं इसमें। टीआरएनए आर 20 टाइप्स फॉर द कोड ऑफ अमीनो एसिड, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। tRNA single strand but find the manifolding, so it looks like dual strand. tRNA have unusual or modified bases just like pseudouracil, inosine and dihydrouridine, or
टीआरएनए का जो सबसे बेहतर मॉडल दिया गया वो क्लोवर लीफ मॉडल दिया गया बाय रॉबर्ट हॉली इन 1963। सो वी के अब हम जानते हैं कि जो क्लोवर लीफ मॉडल दिया गया वो है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट लूप या फर्स्ट आर्म हमारा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है। इसको हम एक्टिवेट अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आगे जुड़ता है। और फिर बीच बीच में आप देख रहे हैं कि 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड के बीच आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रहा है वो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हो रहा है। इसी बात सेकेंड लूप पे चलते हैं। सेकेंड लूप हमारा जो है वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है यहाँ पे राइबोसोम किस तरह से ये लूप जाके जुड़ता है। तो राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट होता है उसी से जाके टीआरएनए अटैच होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे टी साइज सी का साइन दिया गया है क्योंकि यहाँ पे साइटोसिन, स्यूडोयूरेसिल और थायमिन नाम के बेसिस पाए जाते हैं। ये स्यूडोयूरेसिल जो है ये अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेस होता है। अनयूजुअल और मॉडिफाइड बेस। इसके बाद वेरिएबल आर्म होता है आपका जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई वर्क नहीं पता है। फिर थर्ड हमारा होता है एंटीकोडॉन आर्म या लूप जिसे जो क्या काम करता है, आइडेंटिफाई द कोडॉन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एंड अटैच्ड अकॉर्डिंग विथ अमीनो एसिड। ये क्या काम करता है कि एंटीकोडॉन डेवलप करता है और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करता है कि इसको एमआरएनए पर प्रेजेंट जो भी कोडॉन है उसको आइडेंटिफाई करके उसका एंटीकोड डेवलप करता है यहाँ पे और फिर अटैच होता है। और फिर हम देखते हैं फोर्थ लूप जो हमारा है इसको हम डी लूप बोलते हैं। डी लूप मतलब यहाँ पे जो अनयूजुअल बेस लगा हुआ होता है वो डाइहाइड्रो यूरिडीन लगा हुआ होता है, इसलिए इसको हम डी लूप बोलते हैं। और इस पे अमीनो एसिड सिंथेटिक बाइंडिंग साइट भी होता है और इसका वर्क क्या होता है कि रिकॉग्नाइज द अमीनो एसिड एंड एक्टिवेट दैट। ये अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करके उसको एक्टिवेट करता है, फिर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट से जाके अमीनो एसिड जुड़ जाता है। बस यही इतना इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और यही इसका वर्क होता है टीआरएनए का। तो दोस्तों इस तरह से टीआरएनए हमारा खत्म हुआ। आगे और भी जो भी है हमारा आरआरएनए बचा हुआ उसको भी हम कंफर्म कर लेंगे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।